अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीपी अकेडमी। तो लास्ट वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। उसमें हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी, ए डॉट बी को सॉल्व किया था, फिर बी डॉट ए को सॉल्व किया था, साथ में हमने उसकी एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया था। आज वाली वीडियो में उसी टॉपिक को हम लेके आगे चलेंगे और उसी टॉपिक की खसूसियात डिस्कस करेंगे। इन स्केलर प्रोडक्ट की आज हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। तो पहले खसूसियत तो हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर ली थी, वो क्या थी? अगर ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, वजह आपका आंसर सेम आता है, जिसको हमने कहा था कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, या फिर ये कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव है, इसलिए इसकी पहली खसूसियत आ गई, यानी कम्यूटेटिव लॉ वाली आपकी स्केलर प्रोडक्ट की पहली खसूसियत है। आप लोग इसको इतना ही लिखेंगे पेपर में, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वो डायग्राम जहाँ पे बनाने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो आप लोग एक्सप्लेनेशन में बनाइएगा। अब चलते हैं दूसरी खसूसियत। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, व्हाट इज मीन बाय परपेंडिकुलर? कि वो आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। तो चले ए डॉट बी का फार्मूला लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ये जो थीटा है इसकी जगह पे हम वो एंगल पुट कर देंगे, कितना एंगल? 90 का एंगल। और हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। तो ना पता हो तो कोई मसला ही नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर्स होने चाहिए। आपने अभी कौन सा एमडी कैट का टेस्ट देना है, तो एमडी कैट टेस्ट के लिए ये वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए। तो उसके भी मेरे पास एक तरीका है, वो मैं जल्द एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कैसे रखना है, बहुत ही आसान है, बल्कि याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मैं एक रूल बता दूंगा, बस रूल को फॉलो करें, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होगी वो रूल्स को फॉलो करते जाएं, वो वैल्यूज निकाल लेंगे। तो कॉस 90 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो 0 एक ऐसी चीज है जो तमाम को 0 कर देती है, तो ये पूरी रकम क्या होगी? आपकी 0 हो गई। तो आपका ए डॉट बी का आंसर 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आया, जो आपके यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, उनको तो हम भूल ही गए हैं भाई, वो भी तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। आई जे के साथ परपेंडिकुलर होता है, जे के साथ परपेंडिकुलर होता है, और के आई के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। तो फिर उनके आंसर भी 0 आने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हम आई डॉट जे करें उसका आंसर भी 0, जे डॉट के करें उसका आंसर भी 0, और के डॉट आई करें तो भाई उसका आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि आई जे के साथ परपेंडिकुलर होता है, जे के साथ परपेंडिकुलर होता है, और के आई के साथ परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल जो बनाते हैं। नहीं समझ आई तो इधर देखिएगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस, आपकी तरफ वाई एक्सिस, और ऊपर वाला क्या है? जी एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए हम आई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, और वाई एक्सिस के लिए जे करते हैं, और जी एक्सिस के लिए के करते हैं। अब मुझे जरा बताइएगा इन दोनों के दरमियान कितना एंगल बनता है? परपेंडिकुलर है ना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है। आप कहेंगे 90, तो फिर तो मैंने सही लिखा है, के डॉट आई इज इक्वल टू 0, जिसके दरमियान 90 का एंगल बनता है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसलिए के डॉट आई आपका क्या आ गया? 0। आपने कहा ठीक है सर बाकी बताएं, चले बाकी भी बता देता हूँ। अब ये था आपके पास क्या? वाई एक्सिस, ये क्या है? जी, ये क्या है? वाई। जी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? के, और वाई के लिए क्या करते हैं? जे। तो जे डॉट के का आंसर क्या आएगा? देखिए अभी भी क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल है, इसलिए इसका आंसर भी क्या आ गया? 0। अब क्या रह गया? ये दोनों रह गए। अब इसको इस तरह देख लें, इनके दरमियान में कितना एंगल बनता है? 90 का, इसलिए आई डॉट जे का आंसर भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी में आपके पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप कहेंगे सर पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? भाई ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पैरेलल वेक्टर्स भी कर चुका हूँ, इक्वल वेक्टर्स भी कर चुका हूँ। पैरेलल वेक्टर की सिर्फ यही कंडीशन है कि वो जिनकी आपस में डायरेक्शन सेम है, तो ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। और जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान 0 डिग्री एंगल होता है। तो चले फिर फार्मूला लगाएं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा है, वहां पे कितना एंगल हमने पुट कर दिया? 0 डिग्री। और कॉस 0 किसकी इक्वल होता है? भाई कॉस 0 1 की इक्वल होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया? ए बी। अब ए बी क्या है? ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, यानी दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करवा दें तो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगेन यूनिट वेक्टर्स की। तो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? फिर तो हम करेंगे आई डॉट आई। तो आई डॉट क्या आएगा? आई का मैग्नीट्यूड, और फिर दोबारा आई का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल जैसे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, और फिर इस आई का मैग्नीट्यूड। अब बताएं आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर्स है भाई, तो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है। दुनिया जहान के जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं बस ये याद रखें उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, चाहे वो आई यूनिट वेक्टर हो, चाहे जे हो, चाहे के हो, चाहे एन हो, चाहे आर हो, जो भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1। तो आई डॉट
आई का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसी तरह हम करेंगे j डॉट j, तो j का मैग्नीट्यूड, अगेन j का मैग्नीट्यूड, 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, 3 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, आंसर क्या आ गया 1। सिमिलरली k डॉट k का आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा। जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, मतलब जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, उनमें आपका डॉट प्रोडक्ट 1 1 1 आता है। और जब यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तब डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 0 0। तो चले जी अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, वेक्टर ए के तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने हैं, ax ay एंड az। इस तरह बी वेक्टर के तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने हैं, bx by bz। तो अब फाइंड करें डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। भाई कोई मसला नहीं है, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वैसे करना है। ax को पहले मल्टीप्लाई करवाना है bx से, फिर by से, फिर bz से। तो ये हम पहले कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताता हूँ। पहले ax को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम bx से, तो आपका आंसर क्या आ गया, ax bx और साथ में i डॉट आई। देखें i डॉट आई, इसके साथ i है और इसके साथ भी i है। ax को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, by से, तो आपका आंसर क्या आ गया, ax by, a के साथ i यूनिट वेक्टर है और by के साथ j यूनिट वेक्टर है। ठीक हो गया। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम ax को मल्टीप्लाई करवाएंगे bz से, तो आपका आंसर क्या आ गया, ax bz इंटू ax के साथ i है और z के साथ आपके पास k है, तो ये आ गया i डॉट k। तो एक स्टेप यहाँ पे आपका मुकम्मल हो गया। अब हम इस तरह a y को तीनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिएगा जरा, जहाँ पे ax है अब वहाँ पे क्या आ जाएगा, a y आ जाएगा, a y bx, यानी a y को bx से मल्टीप्लाई करवा दिया, y के साथ j होता है और x के साथ आपके पास i होता है, प्लस a y by, अब a y को by से करवा दिया, दोनों के साथ j j होगा, प्लस ए वाई बी जी, ए वाई के साथ j और z के साथ k, ये क्या आ गया, j डॉट k। अब बारी आ गई ए जी की। ए जी को हमने तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए जी बी एक्स, जी के साथ k होता है, x के साथ i, आगे जी ए जी बी वाई, जी के साथ k, y के साथ j, आगे ए जी बी जी, दोनों जी है इसलिए क्या आएगा, k डॉट k आएगा। यानी सिंपल यहां पे मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। तो अब हमने ये वाले रिजल्ट्स और ये वाले रिजल्ट्स यहाँ पे इंप्लीमेंट करने हैं। अब देखिएगा ax bx के साथ क्या है, i डॉट आई, तो यहाँ से हमें पता चलेगा i डॉट आई तो 1 के इक्वल होता है, तो सिंपल वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो आपका आंसर क्या बचेगा आपके पास, ax bx बच जाएगा, 1 i डॉट आई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे क्या है, प्लस, प्लस के बाद ax by i डॉट j कहाँ पे खड़ा है भाई, ये खड़ा क्या है 0, तो i डॉट j यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये साइड टर्म को 0 कर देगा, आंसर क्या आएगा 0। फिर प्लस i डॉट k या k डॉट आई एक ही बात है, आंसर क्या आएगा 0। 0 इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी आपका 0 आ जाएगा। सिमिलरली आगे चलें जी, आगे आपके पास क्या आएगा, j डॉट आई, इसका आंसर भी 0। डॉट j कहाँ पर गया भाई, कहाँ पर गया, ये रहा, कितना आ गया 1, तो j डॉट j की जगह पे आपके पास क्या आ गया जी 1, a वाई बी वाई बच गए। इस तरह आगे वाले टर्म 0, इस तरह ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म भी 0, बस ये वाली टर्म बच जाएगी। k डॉट k आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो आपका क्या बच गया, a z b z, तो a डॉट b किसकी इक्वल आ गया भाई, a डॉट b इक्वल आ गया ax bx ay by az bz। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होगी। दोबारा हम इसको समराइज कर देता हूँ। जो डिफरेंट हैं जैसे i डॉट j, i डॉट k, j डॉट i, j डॉट k, k डॉट i, k डॉट j, जिनका आंसर 0 आएगा। भाई क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का आंसर क्या आते हैं 0 आते हैं, और इनके आंसर 1 1 आएंगे, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, क्योंकि ये पैरेलल हैं, पैरेलल के आंसर कितने आते हैं 1 1 आते हैं। सिर्फ आपके पास 3 टर्म्स बच जाएंगे 9 में से, ax bx ay by और az bz। टेक्स्ट बुक ने बिल्कुल भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपने इसको पेपर में भी एक्सप्लेन लाजमी करना है, ये डायरेक्ट नहीं लिखना, उसको आपने बताना है कि ये कैसे आया। चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, तो ये फिर मुझे थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा, तो इसी को हम आगे लेके जाएंगे, इसी से यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको रेज कर लेता हूँ। भाई a डॉट बी किसकी इक्वल है, इसी को मैं आगे लेके चलूंगा। a डॉट बी को हमने कहा था a b cos थीटा, ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ गया a b cos थीटा, ये टर्म वैसे लिखेंगे ax bx प्लस ay by प्लस az
बी जी। अब यहाँ पे देखिएगा cos थीटा यहीं पे रहेगा, ए बी मूव करके यहाँ पे चला जाएगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी बटा ए बी। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, थीटा को यहाँ पे रखना है, कॉस को उधर लेके जाना है। चलिए थीटा की बात हम मान लेते हैं जी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस को तो जाके इनवर्स हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी बी जी डिवाइड बाय ए बी। तो यहाँ से हमें पता चला कि किसी भी दो वेक्टर्स दरमियान अगर आपने एंगल फाइंड करना है कि ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, इसके दरमियान आपने ये एंगल फाइंड करना है, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फार्मूला कहाँ से निकाला हमने, डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से किसी भी दो वेक्टर्स दरमियान हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उनके हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता हो। अगर उसका ए एक्स ए वाई ए जी पता हो, बी एक्स बी वाई और बी जी पता हो, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम उनके दरमियान के एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी तमाम खसूसियात मुकम्मल हुई हैं। तो बच्चे पेपर में सवाल किस तरह से आता है, पेपर में सवाल इस तरह से आता है, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन इट, गिव इट्स एग्जांपल। एक तो इस तरह से आएगा, यहाँ पे ये सवाल इस तरह आता है, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, गिव इट्स एग्जांपल एंड राइट डाउन इट्स एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइन करें, एग्जाम्पल दें और कोई से 4 खसूसियत लिखें। दो तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छी तरह से कर लें, इसे कंसेप्चुअल समझें पहले और घर में इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। बच्चे याद रखें, जब तक आप फिजिक्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिजिक्स नाराज़ हो जाती है, वो कहती है बंदे के पल्ले नहीं पड़ूंगी जब तक ये मेरी प्रैक्टिस नहीं करेगा। बिल्कुल ये मैथ की ना सिस्टर है, जब तक मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ के सवाल भूल जाते हैं। इस तरह फिजिक्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिजिक्स के टॉपिक भूल जाते हैं, तो इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।